नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 13वीं क्लास। 12 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो पिछली 12 क्लास नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन आज से यहाँ पे कंटिन्यू टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, शिक्षण विधि में नवाचार की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पे तो ऑप्शन ए है, शिक्षक शिक्षा को तकनीकी युक्त बनाने के लिए। ये भी बिल्कुल आवश्यकता है। अगर जो शिक्षक है वो अपनी शिक्षा को नई नई टेक्निक के द्वारा अपने बच्चों के सामने रखता है, अपने बच्चों को नई नई टेक्निक के द्वारा टीचिंग प्रोवाइड करता है, तो बच्चे क्या है आपकी क्लास में रुचि लेंगे, बिल्कुल वो उबेंगे नहीं और इंटरेस्ट लेंगे आपकी क्लास में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी है यहाँ पे, अभिव्यक्ति क्षमता एवं शिक्षण दक्षता के विकास हेतु। ये भी आवश्यकता है। और शिक्षण विधियों में नवीनता लाने हेतु, अगर आप अपनी कक्षा में डिफरेंट टीचिंग मेथड का प्रयोग करके अपने बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपकी क्लास होगी वो रुचिकर होगी और जो आपके बच्चे होंगे वो आपकी क्लास में रुचि लेंगे। इसलिए 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है, शिक्षण विधि में नवाचार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों के प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पे जो ए बी सी तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये सभी क्या है, शिक्षण विधि के प्रकार हैं। इसलिए ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन विधि में किन परिचर्चाओं को महत्व प्रदान किया जाता है। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें किस किस परिचर्चाओं को महत्व दिया जाता है। तो नियोजित विधि को भी, आंशिक नियोजित विधि और अनियोजित विधि, तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में एक छात्र घर पर बैठकर विश्व में होने वाली सभी घटनाओं, शैक्षिक आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या देखता है। अगर वो डेली अपने एक रूम में बैठकर पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन अगर उसके पास है, इसका मतलब वो क्या है, प्रतिदिन इंटरनेट का वो उपयोग करता है। आज हमारे पास एक फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमको क्या है, घर बैठे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देश में क्या चलता है, विदेश में क्या चल रहा है, हमको सारी इन्फॉर्मेशन है एक इंटरनेट के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाते हैं टीचिंग मेथड के द्वारा ही तो छात्र अलग अलग कुछ सीखते हैं। इसलिए 5 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, शिक्षण विधियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण यानी कि टॉपिक पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण यानी कि टॉपिक को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कि यह हो सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे संवाद सामग्री के प्रचलित माध्यमों में शामिल है, तो क्या है, यहाँ पे इंटरनेट है, वीडियो कॉलिंग है, इंटरेक्टिव है या उपरोक्त सभी। तो 7 का जो सही आंसर है वो क्या है, संवाद सामग्री के प्रचलित माध्यमों में ये सभी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको अलग से उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको वहां पे उत्तराखंड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक मिल जाएगी। आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने का अच्छा माध्यम माना जाता है। तो ऑप्शन ए है फ्लैश कार्ड को, बी है प्लेनल बोर्ड को, सी है स्लाइड्स को और डी है यहाँ पे ग्राफ को। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे ऑप्शन बी कि फ्लैनल
बोर्ड को, ठीक है। ये सभी क्या है, फ्लैश कार्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, ग्राफ हो गया, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ये सभी टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के ये प्रकार हैं जो मैंने बोला था। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ये। विजुअल एड्स हो गया, ठीक है। दूसरा होता है ऑडियो एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गया। और तीसरा है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। और जो ये सभी ऑप्शन है ABCD, ये सभी आपके हैं विजुअल एड्स, ठीक है। मॉडल्स हो गया, मैप हो गया, स्लाइड्स हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नोटिस बोर्ड, ग्राफ, ये सभी आपके आते हैं विजुअल एड्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, कक्षा शिक्षण में फ्लैनेल बोर्ड का महत्व बहुत अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। बी है यहाँ पे, एपिडास्कोप एक दृश्य सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षण कार्य में होता है। सी है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाने के लिए रंगीन चौकों का इस्तेमाल होता है। और डी है यहाँ पे, फ्लैनेल बोर्ड का प्रयोग उच्च कक्षाओं में सिर्फ गणित विषय के शिक्षण में होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि जो फ्लैनेल बोर्ड हो, इसका जो उपयोग होता है वो निम्न कक्षाओं में होता है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक की कक्षाओं में, ना कि उच्च कक्षाओं में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा असत्य आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अधिक ध्यान देंगे। बी है, शिक्षण कार्य और रुचिकर हो जाता है। सी है, शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी अधिक ध्यान कब देंगे आपकी क्लास में? जब आपकी क्लास रुचिकर होगी, और आप अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपकी कक्षा में रुचि लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो किस में इंक्लूड है? ऑप्शन बी में ही इंक्लूड है। और शिक्षण कार्य सरल तभी होगा जब आपके जो शिक्षार्थी हैं वो आपकी क्लास में रुचि लेंगे। अगर आप क्लास में जाते हैं, आपका पहला मकसद क्या होता है कि अगर आप जो कुछ भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो उसमें रुचि लेंगे। अगर आप क्लास में जाते हैं और आप पढ़ा भी रहे हैं लेकिन आपके जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, तो आपको क्या है, बहुत दुख होगा कि आखिर में मेरी कक्षा में ऐसा, मतलब मैं ऐसा क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ जो मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरी क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षण कार्य और रुचिकर हो जाता है अगर आप डिफरेंट टाइप के, जैसे विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गए, या ऑडियो विजुअल एड्स का अगर यूज करते हैं आप अपनी क्लास में, तो आपकी क्लास क्या हो जाती है, रुचिकर हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स के माध्यम से शब्दकोश में वृद्धि दर्ज की जाती है। इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी होती है? रेडियो की, टेलीविजन की, या चलचित्र की? तो यहाँ पे जो 11 है इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये सभी क्या है, यहाँ पे टीचिंग एड्स हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है, आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे। देखो, अगर आप उसके लिए पाठ्य पुस्तक खरीद रहे हैं, इसका मतलब नहीं खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि जो और विद्यार्थी, अब आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी क्या होती है कि मुझे नई बुक चाहिए, है ना, मुझे नई कॉपी चाहिए, चाहे वो पूरी भर रखी है या नहीं रखी है, लेकिन वो छोटे बच्चे हैं तो उनके मन में आता है कि मुझे नई बुक चाहिए। तो अगर आप उसके लिए नई बुक खरीद के ले आते हैं, तो हो सकता है कल जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी अपनी बुक जानबूझ के बोलेगा कि मैंने घर भूल दी, और फिर टीचर को क्या बोलेगा, मुझे भी नई बुक चाहिए। तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे दूसरा बच्चा भी चीट कर सकता है। बी है, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे। हो सकता है वो भूल गया घर, लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपके पास एक उसकी फोटोकॉपी है उसको उस दिन के लिए आप उसके पास दे देंगे, ना कि खरीद के देंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट लग रहा है। सी है, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। उससे भूल हुई है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप उसको क्या है, कुछ हेल्प करेंगे, ना कि उसको बाहर निकाल देंगे। और आप उसको डांट भी नहीं सकते हैं बिना कारण के, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं।
बी है यहाँ पे वह शिक्षकों से डरते हैं, सी है ऐसा करना स्वाभाविक है और डी है विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन डी है कि विद्यालय जो छात्र है विद्यालय में वो अनुशासन क्यों रखते हैं, क्योंकि विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है मूल्यांकन की एक विशेषता लिखिए। ऑप्शन ए है संपूर्ण गुण का मूल्यांकन करना, बी है संपूर्ण ज्ञान का मूल्यांकन करना, सी है संपूर्ण दर्शन का मूल्यांकन करना और डी है संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन करना। देखो गुण का मूल्यांकन हो गया, ज्ञान दर्शन ये तो सभी सही है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या है पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। तो लर्निंग क्या है, अगर हम किसी भी बच्चे के व्यवहार में चेंज ला सकते हैं वही एक शिक्षण हो गया, लर्निंग हो गया, सीखना हो गया, वही कहलाता है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, अगर हम संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो यही एक मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो कौन सा छात्र किस विषय में कितना योग्य है ये आप कब जानोगे, जब आप उनका एग्जाम लेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो 15 है इसका राइट आंसर क्या है, परीक्षा प्रश्न से आप किसी भी स्टूडेंट का विषयगत योग्यता क्या है ये आप जान पाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है अध्यापक के व्यवहार पर, अध्यापक की कार्य प्रणाली पर और अध्यापक की योग्यता पर। इसलिए 16 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है छात्रों के किस पक्ष की अभिवृद्धि करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। तो यहाँ पे भौतिक ज्ञान की भी और नैतिक मूल्य की भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 17 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जब कभी भी अधिगम को प्रेरित या संचालित करने के लिए किसी व्यवस्था या प्रणाली का निर्माण किया जाता है तो क्या प्रारंभ होता है। तो क्या प्रारंभ होता है यहाँ पे, तो 18 की आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 18 का सही आंसर है शिक्षण के कार्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षण कार्य के अंतर्गत किसका समावेश होना अति आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है शिक्षण कार्यों के प्रति अभिवृत्ति, ये भी सही है, बी है शिक्षण सहायक प्रणाली, ये भी सही है, और शिक्षण की योग्यता एवं गुण। तो उपरोक्त सभी 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए है शैक्षिक संसाधनों का उत्तम प्रयोग, ये तो शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है, और शैक्षिक संसाधनों हेतु उद्देश्य निश्चित करना और संचालन का मूल्यांकन करना, ये तीनों क्या है शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्य का निश्चय तथा प्रारूप का कार्य अधीनस्थों से कराना। ऐसा नहीं है, सब काम किसको करना चाहिए, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है एक कुशल प्रबंधक के रूप में शिक्षक कौन से कार्य को करता है। तो एक कुशल प्रबंधक के रूप में शिक्षक जो है वो योजना का निर्माण भी करता है, पूरी क्लास पूरे स्कूल की वो व्यवस्था भी करता है और नियंत्रण भी उसको करना होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। तो शिक्षक को आशावादी इसलिए होना चाहिए क्यों, जिससे वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। तो ऑप्शन ए होगा 22 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार रखने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है वह अपने विचार सरलता से छात्रों के सामने रखने में सक्षम होगा, बी है यहाँ पे भाषा शिक्षक को योग्य बनाती है, सी है यहाँ पे भाषा विषय के ज्ञान में सहायक होती है, और डी है इससे विधियों का ज्ञान होता है। तो ये भी सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि अगर किसी भी शिक्षक को अपनी भाषा का पूर्ण रूप से नॉलेज है, ज्ञान है उसको, तो वो अपने विचारों को क्या है वो अपने स्टूडेंट हो या स्टूडेंट के पेरेंट्स हो या अपने प्रिंसिपल हो, किसी भी अन्य व्यक्तियों के सामने वो अपने विचारों को सरलता से रख सकता है और सामने वाला उसके विचारों से अवगत भी होता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए।
तो एक आदर्श शिक्षक की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, वो होती है एक त्यागमयी। तो ऑप्शन ए होगा 24 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हायर सेकेंडरी क्लास में अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या होती है। हायर सेकेंडरी क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम जो योग्यता होती है वो होती है यहाँ पे मास्टर्स की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो एमए कर रहा है, एमकॉम कर रहा है या वो एमएससी कर रहा है, तभी जाके वो हायर सेकेंडरी क्लासों को पढ़ा सकेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑप्शन ए है 26 का यहाँ पे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। बी है वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूल जाता है। सी है नए नए अनुशासनों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए। और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। देखो वो शिक्षक बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि एक शिक्षक को सब कुछ आता है और उसको अब कहीं से क्या है टीचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। शिक्षकों के भी शिक्षक होते हैं, उनको टाइम टाइम पे उनको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो 26 है इसका राइट आंसर क्या है, अगर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन होने से शिक्षकों का क्या है बौद्धिक विकास होता है। केवल बालक का बौद्धिक विकास करना ही इनफ नहीं है, टाइम टाइम पे जो आपके स्टूडेंट है, जो आपके टीचर है, उनका भी बौद्धिक विकास अगर सही टाइम पे होगा तभी जाके वो अपने स्टूडेंट का भी बौद्धिक विकास कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग की नीड भी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो, तो कौन होता है एक श्रेष्ठ शिक्षक, तो 27 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ दिया और एक हफ्ता तक मुझे अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को अब 1 वीक तक पढ़ा सकूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो कोई भी, उसको पर डे स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने स्टूडेंट को भी अच्छा टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 27 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, निम्न में से कौन सा बोध समझ, ये सभी इनका एक ही मीनिंग है, तो निम्न में से कौन सा बोध का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध होना, ये भी बोध का अर्थ है। बी है गहनता से परिचित होना, प्रकृति एवं स्वभाव को समझना, ये भी बोध का अर्थ है। और भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी जो हैं इनका ये क्या है, सभी बोध के अर्थ हैं। तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है। तो पूर्ण विचारवान, अगर हम हमारे माइंड में किसी भी प्रकार का थॉट आता है, उसके प्रति हम चिंतन करते हैं ना, तो ये किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है, तो ये है चिंतन स्तर की। तो ऑप्शन सी होगा 29 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति या एटीट्यूड में शिक्षण व्यवसाय कार्य करती है, तो किस रूप में शिक्षण व्यवसाय कार्य करती है, एक बौद्धिक कार्य के रूप में, बी है सामग्री विज्ञान के रूप में, और सामाजिक सेवा के रूप में। तो ऑप्शन जो डी है ये होगा 30 का सही आंसर। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी क्रियाएं जो एक शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है वे कौन सी क्रियाएं होती है। तो ये कौन सी क्रियाएं होती है, बौद्धिक क्रियाएं जो कि एक शिक्षक द्वारा संचालित की जाती है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा सह पाठ्यक्रम या को करिकुलम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है। तो कौन करता है, को करिकुलम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण, जब एक स्टूडेंट और उसका जो टीचर है वो आपस में किसी भी टॉपिक पे डिबेट करेंगे, चर्चा बहस या वाद विवाद करेंगे। तो इसलिए 32 का जो यहाँ पे सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है। तो सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण होता है आपके सह पाठ्यक्रम से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे 33 का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया है। तो किस पे किया गया है, ऑप्शन ए छात्रों के सार्थक अनुभव पे,
बी है विषय वस्तु के संगठन में तार्किकता और सी है विषय वस्तु एवं विधियों में शिथिलता। तो 34 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए। जब भी हम कैरिकुलम का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले जो सर्वाधिक बल दिया जाता है, क्योंकि वो छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो छात्रों के सार्थक अनुभव के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 34 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? छात्र निवेदन है, क्योंकि हम छात्रों के लिए ही उस कैरिकुलम का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना किया जाता है? तो रखे बिना किया जाता है तो वो क्या होगा यहाँ पे 36 का, वो होगा आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होगा वो बालक की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा, लेकिन जो रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रख के किया जाएगा वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। तो यहाँ पे रखे बिना पूछा है तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षक की क्रिया एवं जो व्यवहार है उसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है और विद्यालय पर भी पड़ता है और समाज पर भी पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इन सभी पर शिक्षक की क्रिया एवं व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है? तो कौन से कौशल की हमको आवश्यकता होती है जब हम मानचित्र को पढ़ते हैं, मैप को पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमको स्थान, दूरी, दिशा, इन सभी का हमको नॉलेज होना चाहिए, इन सभी का कौशल हमारे पास होना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कौन सा राज्य किस स्थान पे है, उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी वो किस उससे कितना दूर है, किस दिशा में है, ये सभी का हमको क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए, तभी जाके हम मानचित्र को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ऑप्शन बी होगा 38 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कोर या केंद्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें किया जाता है गणित तथा विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है कोर कैरिकुलम में। ये सभी क्या है? कैरिकुलम के टाइप है, जैसे कोर कैरिकुलम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में तीसरे ध्रुव के रूप में कौन शामिल है? तो तीसरे ध्रुव के रूप में कौन शामिल है? तो आपका कैरिकुलम या पाठ्यक्रम है, ठीक है। एक में हो गया आपका टीचर, दूसरे में हो गया स्टूडेंट और तीसरे में हो गया आपका कैरिकुलम। तो ऑप्शन सी होगा 40 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में किस माध्यम या कार्य का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नहीं किया जाता है? तो नहीं पूछा है, तो ये व्याख्यान प्रदर्शन, मैंने कई बार बोल दिया ये बहुत पुराना मेथड है, ये सभी क्या है? टीचिंग मेथड है। व्याख्यान प्रदर्शन में क्या है? टीचर आएगा, एक लेक्चर देगा और चला जाएगा, उसको ना ही फर्क है कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, इसलिए ये एक वाहियात क्या है? ये एक मेथड है। तो ऑप्शन ए होगा 41 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है किस शैक्षिक उपागम यानी कि एजुकेशनल अप्रोच में शिक्षक स्वयं की इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है? तो स्वयं की इच्छा के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा? 42 का ऑप्शन ए। स्वयं की बात होगी तो स्वयं का आधिकारिक उपागम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है बाल शिक्षार्थी अपने विकासात्मक दौर में पर्यावरण को देखते हुए कहाँ से सर्वप्रथम सीखता है? तो सर्वप्रथम, चाहे वो पर्यावरण की शिक्षा हो, चाहे उसकी विज्ञान की शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, वो सबसे पहले अपने घर से शुरू करता है, क्योंकि अगर वो शिक्षित तभी होगा जब वो बोल पाएगा, और बोलना वो कहाँ से सीखता है? अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे घर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल शिक्षार्थी के लिए कुशल शिक्षा की आवश्यकता होती है जो, तो ऑप्शन ए है 44 का कि जो विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक दशा को समझ सके। बिल्कुल सही है, हम छोटे बच्चों को, बालक को पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो हमको क्या होना चाहिए? विद्यार्थी या वो छोटा जो बच्चा है उसके
के मनोवैज्ञानिक दशा उसकी क्या है, इसकी भी हमको समझ होनी चाहिए। बी है बच्चों के चिंतन को समझ सके, ये भी सही है, और बच्चों की रुचि किसमें है उसकी पहचान भी कर सके। तो ऑप्शन डी होगा 44 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन निम्नलिखित में से किस रूप से संबंधित है। तो किस रूप से यहाँ पे संबंधित है, तो ऑप्शन जो 45 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो कौन सी प्रगतिशील की जो शिक्षा है उसकी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। तो क्या संभव नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। तो यहाँ पे जो 47 है इसका जो ऑप्शन ए है ये तो राइट है लेकिन नहीं पूछा है। बी है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। सी है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 48 का कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह होता है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, हमने बालक को पढ़ाना है ना कि उसके पेरेंट्स को या उसके घर वालों को। देखो, हमको उसका बैकग्राउंड मालूम होना आवश्यक है एज अ टीचर, लेकिन हमको क्या है उसके परिवार से भी ज़्यादा मतलब किससे होना चाहिए, उस स्वयं उस बच्चे से। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। जहाँ पे भी केवल ऑप्शन आएगा वो गलत होगा, क्योंकि हमने बालक का सर्वांगीण विकास करना है, केवल उसका रुचि का विकास हमको नहीं करना है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए जैसा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी राइट होगा कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियां, उसकी योग्यताओं, व्यक्तिगत इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको बालक के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के प्रावधानों को बताइए। तो क्या क्या प्रावधान थे 2006 की शिक्षा नीति में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों प्रावधान थे शिक्षा नीति 2006 में। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी 49 का करेक्ट आंसर। ये है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के श्रव्य साधन में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये किससे संबंधित क्वेश्चन है, तो मैंने ऊपर ही बताया और पिछली वीडियो में बताइए सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार हैं। ठीक है, हमने बोला था ये 3 टाइप के होते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो कौन है ये श्रव्य साधन में, तो यहाँ पे ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।